तुम फिर से जानबूझ के कुछ भूलने की कोशिश कर रहे हो अंजलि। तुम्हारा और नीना का सिर्फ झगड़ा नहीं हुआ था, हाथापाई हुई थी। उसमें तुम्हें चोट भी तो लगी। अगर तुम अपने घर के बाहर वाले साइडवॉक पे गिरी होती जैसा तुमने हमसे कहा था, तो चोट तुम्हारी हथेली पे लगी। क्योंकि हम अपनी हथेली का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि खुद को बचा सकें। पर चोट तो तुम्हें हाथ के पिछले हिस्से पे लगी। कैसे? हाँ, हिना उस दिन बहुत गुस्से में थी और उसने मुझ पर अटैक कर दिया था। डिफेंस में उसको अटैक करना पड़ा मुझे। मैंने उसे धक्का दे दिया। उसे धक्का देते हुए मेरे हाथ में भी चोट लग गई। मैंने उसे देखा तो वो बेहोश पड़ी हुई थी। नीना, नीना, नीना। कहानी भी खत्म हुई नहीं। घबराकर अंजलि ने सोचा कि क्यों ना नीना को मार डाला जाए और फिर उसे चोरी जैसा कुछ दिखाने के लिए अशोक के साथ मिलकर सेफ से सारे पैसे और जेवर निकाले और चुपचाप वहां से निकल गई। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। नीना से झगड़े के बाद मैं 8 सवा 8 के बीच में वहां से निकल गई थी। कोई है जो इस बात की गवाही देगा? हाँ है। जब मैं नीना के घर से झगड़े के बाद वहां से निकली तो घबराहट में मैंने अपनी गाड़ी डिवाइडर से भिड़ा दी थी। वहां पर एक आदमी स्कूटर पे बैठा हुआ था। उसने मुझे टो ट्रक में भी बुलाने में मदद की थी। टो ट्रक कितने बजे आया था? करीब 9:30 बजे। नीना का कत्ल हुआ 8:30 बजे। ये भी तो हो सकता है कि तुमने नीना का कत्ल करने के बाद वो टो ट्रक मंगवाया हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए, उस आदमी ने फोन ही 8 सवा 8 के बीच में किया था। कौन है वो आदमी? पता नहीं, कोई अजनबी था। हाउ कन्वीनियंट। एक अजनबी और वो भी नेक दिल। आजकल ऐसे अजनबी मिलते नहीं। भैया, अंजलि को हिरासत में लो जब तक इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाते। सारे एविडेंस अंजलि की तरफ इशारा कर रहे हैं और उसके पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि वो वहां से 8 बजे से पहले बाहर आई थी। और वो इस बात को खुद भी मान चुकी है कि उसने नीना के ऊपर हमला किया था। एंड आई एम श्योर कि ये सब कुछ चोरी जैसा लगे, ये भी उसी ने प्लान किया था। मुझे नहीं लगता रातरोड। अंजलि को यही लग रहा था कि उसी ने नीना को मारा, और ये बात उसने हमारे सामने ऑलमोस्ट कबूल भी कर ली। फिर उसको पता चला कि उसके जाने के बाद वहां क्या हुआ। अगर अंजलि ने नीना को जहां वो खाना खा रहे थे और उनका झगड़ा हुआ वहां मारा होता तो कमरे तक खींच के लेके जाते हुए कुछ खून के धब्बे तो दिखते हमें फर्श पर। या फिर ये भी तो हो सकता है कि अंजलि से हाथापाई के बाद नीना बेहोश हो गई। अंजलि उसे खींच के बेडरूम के अंदर ले गई और वहां उसे छुरी से मारा। नहीं रातोड़, दोनों ही केसेस में, जैसे नीना के केस में सेफ से कैश और ज्वेलरी गायब और दूसरा केस किशोरी लाल का, उसमें लुटेरे घड़ी छोड़ के वॉलेट और चेन ले गए। ये भी तो हो सकता है कि इन दोनों कत्ल को लूटमार की शक्ल देने के लिए सब किया गया हो। कहीं कुछ छूट रहा है रातोड़। छोड़ो, पता करो कि किशोरी लाल के मर्डर से किसी को किसी भी तरह का कोई फायदा हो रहा था क्या? क्या बात कर रहे हैं सर आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हमारा काम है हर उस बात को सोचना जो हर कोई नहीं सोच सकता। किशोरी लाल ने एक 35 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाई अपने नाती के नाम। उनका नाती यानी तुम्हारा 5 साल का बेटा। और पिछले कुछ टाइम से तुम लोगों को पैसों की काफी दिक्कतें भी आ रही थी। आपको लगता है हम पैसों के लिए अपने बाबा की जान लेंगे? कितने गिरे हुए हैं हम? रात को 12 बजे जब किशोरी लाल का कत्ल हुआ उस वक्त तुम दोनों कहाँ थे? सर, मैं और सपना शेरे पंजाब रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। उस रात को मैं 10 बजे ही काम से आ गया था। फिर रात को 12:05 हम दोनों रेस्टोरेंट में। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप वहाँ के स्टाफ से भी पूछ सकते हैं, वो लोग पहचानते हैं हमें। आश्री, एक दिलचस्प बात पता चली है सर। नीना का खून जिस टूटे हुए कांच के बॉटल से हुआ वो एक परफ्यूम का बॉटल था।
इत्र, एक ऐसा परफ्यूम जिसमें 2 नायाब चीजों की सुगंध मिक्स किया हुआ है। मसोया पेड़ की छाल, दूसरा सौंफ के पेड़ की जड़। नीना के शरीर पे, उसके घाव पे हमें उसी चीज का ट्रेसेस मिला। तुम्हें ये बात दिलचस्प लग रही है कि एक अमीर औरत एक एग्जॉटिक इत्र लगाती है? कम ऑन श्री। सर मुझे तो अपनी बात खत्म करने दीजिए। हाँ बोलो। जो ट्रेसेस हमें नीना के घाव पे मिला, वही ट्रेसेस हमें किशोरी लाल के शरीर पे भी मिले। क्या मतलब? ये दोनों केसेस जुड़े हुए? मगर कैसे? अजीब केसेस हैं दोनों। लक्ष्मण और अशोक उनके सारे दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे बातें कर ली। जितने भी लीड थे सबको फॉलो कर लिया, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। आखिर में सबके सब बेकसूर ही साबित हो रहे हैं। सर, स्टेटिस्टिक के हिसाब से जब भी सस्पेक्ट बेकसूर लगने लगते हैं तो 90% से ज्यादा केसेस में उन्हीं में से एक असली कातिल होता है। रिया, अगर उन सब में से हर किसी के पास परफेक्ट एलाबाइज हो, आई मीन कोई राइट टाइम पे आके गाड़ी टो करवा रहा हो या फिर 10-12 वेटर्स को बुला के कुछ चीजें ऑर्डर कर रहा हो, फिर तुम्हारे आंकड़े क्या कहेंगे? राउते, तुम्हारे पास कोई जमीन हिला देने वाली डिस्कवरी है जिसे तुम्हें हमें समझाने की जरूरत ना पड़े, हम खुद ही समझ जाएं? फाइल में रिपोर्ट के हिसाब से नीना को रातों रात कुछ ऐसी बीमारियां हो गई थी जो यूजुअली लोगों को बुढ़ापे में होती है। आई मीन इस फाइल में जो हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट है वो तो यही कहती है। सॉरी सर। लगता है जब मैं फाइल रीड कर रही थी तब दोनों केसेस के पेपर्स अदला बदली, आई मीन एक्सचेंज हो गए होंगे। लगता है जब मैं फाइल रीड कर रही थी तब अदला बदली। मीठी है और मेरी बिल्कुल फीकी। सॉरी सर, शायद आपकी कॉफी श्री को मिल गई हो और श्री की कॉफी आपको। अदला बदली। एक दिलचस्प बात पता चली है सर, जो ट्रेसेस हमें नीना के घाव पे मिला, वही ट्रेसेस हमें किशोरी लाल के शरीर पे भी मिले। क्या मतलब? ये दोनों केसेस जुड़े हुए? अदला बदली। राठौड़, अगर फाइल्स में पेपर्स की अदला बदली की तरह मर्डर्स की भी अदला बदली हो गई है तो चैरिटी फंक्शन से अशोक का घर कुछ 25 मिनट की दूरी पे, और उस रात उसे पूरा 1.5 घंटा लगा। वो चैरिटी फंक्शन से 10:30 बजे निकला था पर घर 12 बजे पहुंचा। लक्ष्मण भी उस दिन काम से जल्दी निकला था। इतनी जल्दी निकला? करीब 7:30 बजे। लक्ष्मण जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था उसकी दूरी अशोक के घर से कुछ 45 मिनट की। अगर वो 7:30 बजे निकला है तो 8:15 से 8:30 के बीच वो अशोक के घर पहुंच गया होगा, ठीक उस वक्त जब कत्ल हुआ। ठीक नोट करो। शाम को 7 बजे अशोक चैरिटी फंक्शन के लिए घर से निकला। 7:30 बजे अंजलि नीना के घर पहुंची डिनर के लिए। 8:15 बजे अंजलि और नीना का कुछ झगड़ा हुआ। 8:20 पे अंजलि ने नीना के घर के बाहर वाले डिवाइडर पे अपनी गाड़ी ठोक दी। 8:25 पे उसे एक अजनबी मिला जिसने उसे टो ट्रक बुलाने में मदद करी। 8:30 बजे लक्ष्मण नीना को मारता है और वहां से 9:15 बजे तक फरार हो जाता। 9:30 बजे टो ट्रक आया और उसने अंजलि की गाड़ी को टो करवाया। 10 बजे लक्ष्मण अपने परिवार के साथ खाना खाने पहुंचा। 10:30 बजे अशोक चैरिटी फंक्शन से निकलता है घर के लिए, पर 11 बजे अशोक किशोरी लाल को मार देता। 12 बजे अशोक अपने घर पहुंचा, नीना की लाश को देखा और उसके बाद उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। 12:30 बजे लक्ष्मण अपने परिवार वालों के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकलता। अशोक की लंबाई लगभग उस आदमी के बराबर है जिस आदमी ने किशोरी लाल को मारा। ये दोनों लोग जब इनके रिश्तेदारों की मौत हुई उस वक्त किसी और के साथ ठीक। अगर अदला बदली कर दी जाए तो समझे या समझाओ? नहीं राउते, ये सारी थ्योरी शक के बिना पर चल रही है। अशोक और लक्ष्मण एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। दोनों के काम अलग हैं, दोनों सोसाइटी के अलग तबके को बिलोंग करते हैं। दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? कोई कनेक्शन नहीं हो सकता।
और यही तो उनका तुरुप का इक्का था, तभी तो उन्होंने ये प्लान बनाया। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारा अंदाजा सही है, लेकिन हमें कुछ भी साबित करने के लिए उन दोनों के बीच का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो ढूंढना ही होगा। ये बोतल कहाँ से आई? शायद नीचे दुकान से। ये बोतल दुकान पे नहीं मिलती रिया, सिर्फ ट्रेन में मिलती है। याद करो कहाँ से आई। हाँ, लक्ष्मण के घर से जब हम पहली बार गए थे। चेक करो कैसे पहले लक्ष्मण रेलवे में काम करता था। यस सर, वो 1 महीने पहले तक पैलेस ऑन व्हील्स में काम कर रहा था, केटरिंग डिपार्टमेंट में। हद होती है लापरवाही की रिया। इतने दिनों से ये सबूत साथ लेके घूम रही थी और आज तक इस पर गौर भी नहीं किया। सबूत? तुम एक अच्छी ऑफिसर कैसे बन पाओगी रिया जब नाक के नीचे पड़ी क्लूज पे ध्यान नहीं देती। सर, माना कि मैं आपकी तरह इतनी एक्सपीरियंस ऑफिसर नहीं हूँ जो एक बोतल से कातिल तक पहुंच जाए, पर प्लीज सर, आप मुझे बताएंगे कि मैं कौन सा क्लू मिस कर रही हूँ? राठौड़, टीना ने अशोक से अलग होने का फैसला तब किया जब उसे अशोक और अंजलि की पैलेस ऑन व्हील्स वाली ट्रिप के बारे में पता चला, जो तकरीबन अब से 1 महीने पहले थी। यानी कि उस दिन उस ट्रेन में लक्ष्मण और अशोक दोनों एक साथ थे। हमारे सामने ये दोनों दिखावा करते रहे कि ये एक दूसरे को नहीं जानते, बल्कि इन दोनों ने साथ मिलकर ये प्लान बनाया। और इन दोनों के पास किशोरी लाल और नीना को मारने के अच्छे खासे कारण थे। ये दोनों सोसाइटी के अलग तबके से बिलोंग करते हैं, इसलिए किसी को शक भी नहीं होता कि ये इन दोनों की मिली भगत है। तो अगर इन दोनों ने एक दूसरे के लिए कत्ल किया तो भला कोई इन तक कैसे पहुंच सकता है? प्रिया, ये तो क्या हुआ अंजलि? ये तो वही आदमी है जिसने मुझे टो ट्रक बुलाने में मदद की थी। उस इलाके में क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं सर, झूठ बोल रही है। हाँ, स्कूटर पे बैठे थे ना तुम? ये बिल्कुल सही कह रही है, इसके पास एक सफेद स्कूटर है। छोड़ो, चलो इसे। आपके घर से चैरिटी फंक्शन का रास्ता कुछ 25 मिनट का है, तो आपको 1.5 घंटा क्यों लगा? वो मैंने थोड़ा लंबा रास्ता ले लिया। चैरिटी फंक्शन से निकलने के बाद और घर पहुंचने से पहले आप एग्जैक्टली कहाँ गए थे? वो क्या हुआ, दरअसल मैं निकला तो मैं रास्ता भूल गया। सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं अशोक। बेहतर होगा कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। क्या कबूल कर लूं? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो कबूल क्या कर लूं? अंजलि ने भी लक्ष्मण को उस रात आपके घर के बाहर देखा था। मैं नहीं जानता उस आदमी। सच बोलो अशोक। मैं सच बोल रहा हूँ, और आप लोग भी जानते हो कि आपके पास जो एविडेंस है वो सर्कमस्टेंशियल है। आपके पास भी कोई ठोस सबूत नहीं है, और कानून की नजरों में आप मुझे गुनहगार साबित नहीं कर सकते जहां तक मैं कबूल नहीं करता कि मैंने कोई गुनाह किया है। और हाँ, मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं। ठीक कह रहे हो भैया। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आदमी कानून जानता है रिया, इसलिए तब तक अपना जुर्म कबूल नहीं करेगा जब तक हम कोई कमजोर कड़ी ना पकड़ लें। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ लक्ष्मण, सच बोल दो। राठौड़, इस पे जोर लगाने की कोई जरूरत नहीं। अशोक ने बता दिया है कि ये सारा प्लान लक्ष्मण का ही था। इन दोनों ने साथ मिलकर उसे अंजाम दिया। नहीं सर आप सब झूठ बोल रहे हैं सर। बिल्कुल नहीं। अशोक ने हमें बताया कि तुम पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन में मिले, वहां तुमने उसे अपने प्लान में शामिल किया, और अब तो अंजलि भी तुम्हें पहचान चुकी है। ये दोनों चीजें काफी हैं हमारे लिए तुम्हें कत्ल के इल्जाम में और प्लानिंग के इल्जाम में गिरफ्तार करने के लिए। और राठौड़, अब तो अशोक भी सरकारी गवाह बनने को तैयार है। इसका मतलब लक्ष्मण तुम सीधा जेल जाओगे।
और वहां तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। सर वो सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, सारी प्लानिंग उन्हीं की थी सर। अंजू, अंजू, गाड़ी बहुत अच्छी है आपकी। अमीर लोगों की बात ही अलग होती है, जो भी चाहो वही मिल जाता है। जानता है, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, लेकिन पैसों से जिंदगी के सारे सुख नहीं पाए जा सकते। जी। जैसे जैसे शाम गुजरती गई, हम दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी तकलीफें बताते गए। सुन, घर पे मेरी एक बीवी है जिसके लिए दिल में जरा भी प्यार नहीं। और यहाँ तूने देखा कैबिन में एक गर्लफ्रेंड है जो अभी अभी रूठ के चली गई, क्योंकि मैं मेरी बीवी को छोड़ नहीं सकता। नाराज है मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे, क्योंकि अगर मैं मेरी बीवी को छोड़ता हूं तो अदालत में वो तलाक के मुआवजे में मेरी आधी मिलकत, आधा पैसा ले लेगी। मैंने भी अपने पैसे की दिक्कत के बारे में उन्हें बताया, और मैंने ये भी बताया कि मेरे ससुर के पास पैसा है लेकिन वो हमारी मदद नहीं कर रहे। सर, एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि ससुर के इंश्योरेंस का पैसा मुझे मिल जाता, लेकिन वो तब तक नहीं मिलता जब तक वो जिंदा थे। फिर सर अशोक साहब ने सारा प्लान बनाया। मैं अपनी बीवी से छुटकारा पाना चाहता हूँ और तू अपने ससुर की इंश्योरेंस की रकम हासिल करना चाहता है। अगर हम दोनों चाहें तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तुम मेरी बीवी को मारोगे, मैं तेरे ससुर को। पहले तो मुझे सब कुछ घिनौना लगा, फिर बाद में अशोक साहब ने मुझे मना लिया। डरो मत लक्ष्मण, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे मामलों में पुलिस उसी की तलाश करती है जिसके पास कत्ल करने का कोई मोटिव हो, यानी कि वजह। ना तुम्हारे पास मेरी बीवी को मारने की कोई वजह उनको मिलेगी, और ना ही मेरे पास तुम्हारे ससुर को मारने की कोई वजह मिलेगी। पुलिस तुम तक कभी पहुंच नहीं पाएगी, यकीन मानो मेरा। कब करना है? कब तुमने नीना को मारने का प्लान बनाया? हाँ सर, अशोक साहब ने चौकीदार को मेम साहब से अगले दिन की छुट्टी मांगते हुए सुन लिया था। मैडम, कल मुझे छुट्टी चाहिए। क्यों? मेरी बीवी हॉस्पिटल में है, उसकी डिलीवरी होने वाली है। अरे क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये लो कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। फिर उन्होंने मुझे फोन किया। हमसे झूठ कहा कि उन्हें नहीं पता कि चौकीदार कहाँ है, ताकि सीधा शक चौकीदार पे जाए। उन्होंने घर के बाहर मैट के नीचे घर की दूसरी चाबी छिपा रखी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, और मेम साहब अंदर बेहोश पड़े हुए। तो इत्र तुम्हारे हाथ पे लग गया था, और तुम्हारे ही याद से किशोरी लाल के शरीर पर, जब तुम और सपना उसके मरने के बाद आए, और दोनों कत्ल चोरियां लगे। इसलिए तुमने सेफ खोला क्योंकि अशोक चाबी तुम्हें पहले ही दे चुका था। उसके बाद तुमने उसके अंदर से कैश और जेवर चुराए ताकि सबको लगे कि वो चोरी है। उसके बाद तुम बाहर जाते हुए तुमने घर की खिड़की तोड़ दी।
अनाड़ी थे, इसलिए समझ नहीं सके कि खिड़की अगर अंदर से तोड़ी जाए तो उसके टुकड़े बाहर ही गिरते हैं। और हमने तुम्हारा ये झूठ पकड़ लिया। और उधर अशोक ने तुम्हारे ससुर को मार के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के सारे पैसों का हकदार तुम्हें बना दिया। रात के अंधेरे में छुरी भोंकी ताकि सबको लगे कि यह केस लूट मार का है। बोतल बंद हो चुकी थी, सील तुमने लगा दी। आभार।